हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस बायोलॉजी के स्पेशल क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी सीजीएल हुआ या आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी स्टेट और सेंट्रल वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम हुए हैं अभी उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो के स्टार्ट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? लार ग्रंथियां, अग्नाशय, लार ग्रंथियां और यकृत, या फिर लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनमें से कौन सा जो प्रक्रिया है वो सभी चरणों को एकदम सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर उस भोजन का अवशोषण होता है, फिर आत्मसात और अंत में विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो शरीर के पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। शरीर के पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोलिक एसिड से जुड़े हुए ये दो कथन है कि पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है या भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। तो दोनों सही हैं, या पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों ही गलत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही हैं। यानी हाइड्रोलिक एसिड जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, साथ ही साथ ये भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है दोस्तों? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या पेट? तो सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत होती है दोस्तों। भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? पेट में होता है, छोटी आंत में, अग्नाशय या बड़ी आंत में? तो पेट का भोजन का जो पूर्ण पाचन है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है, जबकि प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट में होता है और भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पर छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यकृत द्वारा निकलने वाला बाई जूस, यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है या भोजन को तोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत से निकलने वाला बाइल जूस जो होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, शरीर में मौजूद सबसे सख्त भाग कौन सा होता है? शरीर में मौजूद सबसे सख्त भाग कौन सा होता है? डेंटिन होता है, पल्प होता है, इनामेल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनामेल जो होता है वो शरीर का सबसे सख्त भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा दोस्तों, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है दोस्तों? शरीर के अंदर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। याद रखें, शरीर में छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन दोस्तों कहलाता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैलेसीमिया रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, थैलेसीमिया जो है कोशिकाओं के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन से बनते हैं। थैलेसीमिया का प्रकार जीन में उत्परिवर्तन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। थैलेसीमिया में उच्च मात्रा में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाएं एनीमिया का कारण बन सकती हैं, या माइल्ड थैलेसीमिया में उपचार की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। थैलेसीमिया कोशिकाओं के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो कि हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले एनीमिया
जो कूले एनीमिया होता है वो किस प्रकार की थैलीसीमिया बीमारी होती है? कूले एनीमिया किस प्रकार की थैलीसीमिया बीमारी होती है? अल्फा, बीटा या एलो इम्यूनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो बीटा थैलेसीमिया होता है, और जो कि एक बहुत ही बड़ी और गंभीर बीमारी होती है। इसे कूलेज एनीमिया भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा रक्त परीक्षण, कौन सा ब्लड टेस्ट पता लगाता है कि क्या कोई व्यक्ति थैलीसीमिया का वाहक है? तो ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, या रेटिक्युलोसाइट काउंट, या पेरेंटल टेस्टिंग, या फिर सभी के सभी इस ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि थैलीसीमिया का वाहक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, जिन रक्त परीक्षण से पता लगाया जाता है कि क्या व्यक्ति को थैलीसीमिया रोग का वाहक है या नहीं, तो वो कंप्लीट ब्लड काउंट भी होते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट भी होते हैं, पेरेंटल टेस्टिंग भी की जाती है, जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, और आयरन से भी इसका पता लगाया जाता है। तो इसके लिए उपयुक्त सभी ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? मेघनाथ साहा ने, डी रदरफोर्ड ने, या हरगोविंद खुराना ने, या फिर ओपरेन ने? तो दोस्तों इसका जो आविष्कार किया था, निर्माण जिन्होंने किया था वो थे हरविंद खुराना। कृत्रिम जीन द्वारा जो समुद्र के अंदर पेट्रोल का जो फैलाव होता है उसके लिए भी इन्होंने कृत्रिम जीनों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोनाल्ड रॉस ने, जेम्स चैडविक ने, या लुइस पास्चर ने? तो चेचक के टीके की खोज यहाँ पर लुइस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड ने, डार्विन ने, ओपरेन ने, या विलियम कॉक्सटन ने? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा ओपरेन ने, जो था जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, लुई ब्रेल ने, या एल्मल ए स्प्रे ने, या जोसेफ लिस्टर ने? तो यहाँ पर रक्त परिसंचरण की खोज, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में भी जीवन होता है, पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जगदीश चंद्र बोस ने, या लुइस पास्चर ने, या फिर डार्विन ने? तो पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी दोस्तों? जगदीश चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, विलियम हार्वे ने, प्रिस्टले ने, या गैलीलियो ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक्चुअली में क्या है? ये वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। ये नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ए और बी दोनों सही है, या केवल ए ही सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कोरोना वायरस है वो एक बड़ा परिवार होता है, और ये नीडो वायरस या नीडो वायरलेस ऑर्डर, जो नीडो वायरलेस ऑर्डर से संबंधित होता है, जिसमें कोरोनाविराइडे, ऑर्टेरीविडे और रोनीविरेडे ये परिवार इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित होता है? कोरोना वायरस जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित होता है? MERS से, SARS से, या ए और बी दोनों से, या किसी से भी नहीं? तो इसके बारे में आप जान लीजिए। जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है इसे MERS कहते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और दूसरा होता है सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों जो होते हैं
SARS और MERS ये दोनों के दोनों कोरोना वायरस से संबंधित होते हैं और गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि इन सभी से ये रिलेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। जो कोरोना वायरस का नाम वो किस लिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि इसकी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होने के कारण, जैसा कि अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया है, यानी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन के कारण इसका नाम कोरोना दिया गया है। और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के जरिए भी देखे जाने पर वायरस को क्राउन जैसा दिखाई देता है, इसीलिए लैटिन में कोरोना का अर्थ होता है हेलो या क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, विनिमयन, रेगुलेशन या फिर सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। तो रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं दोस्तों। रक्त के तीनों ही मुख्य कार्य होते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, या फिर यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद, या पाचन क्रिया से पोषक तत्व। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ये सभी के सभी जो होते हैं पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है लाल रक्त कोशिकाओं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको किस रूप में जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, इनको किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। इनको एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। और जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको किन नाम से जाना जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से, मोनोसाइट्स के नाम से, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से, या ग्लोब्यूलिन के नाम से। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको किस नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। वह अस्थि मज्जा से उत्पादित विशेष रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन पाए जाते हैं, गैस पाई जाती है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, या सभी के सभी पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। तो इसके अंदर प्लाज्मा में अमीनो एसिड मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन, पोषक तत्व, गैस और भी कई तरीके के पदार्थ प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे दोस्तों कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। तो इन्हें मेनली दो भागों में विभाजित किया जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स के रूप से जाना जाता है और इसे ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रानोसाइट्स इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो WBC को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है तरल और ठोस पदार्थ से ये बना होता है, और प्लाज्मा जो होता है वो इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है मुख्य रूप से, और ये पानी, नमक और प्रोटीन से बना होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा होता है, और रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्लाज्मा थेरेपी, जो प्लाज्मा थेरेपी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो कोव्यूलर प्लाज्मा थेरेपी, या कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, कोविस्क्यूल प्लाज्मा थेरेपी, या फंक्शनल प्लाज्मा थेरेपी। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। जो प्लाज्मा थेरेपी इसे कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी
CPT के नाम से इसे जाना जाता है और ये कोविड-19 का संभावित इलाज भी हो सकता है। तो इसे याद रखें, प्लाज्मा की उपयोग कोविड-19 में इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोविड-19 का इलाज भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग पहली बार कब किया गया था? प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग पहली बार कब किया गया था? तो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग सबसे पहली बार 1890 में किया गया था। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 1890 में सबसे पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक चयन जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसके द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसके द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, मेंडल ने, डाल्टन ने या मॉर्गन ने? तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रजातियों के उत्पत्ति में विकास के सिद्धांत को मेनली इन्होंने दिया था और उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर दोस्तों, आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? मेंडल को, डार्विन को, डाल्टन को या मैरी क्यूरी को? तो आनुवांशिकी के पिता को ग्रेगर मेंडल हैं और इन्हें आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने आनुवांशिकता है उसके बुनियादी सिद्धांतों की यहाँ पर उन्होंने खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करता है? तो होमोलोगस ऑर्गन्स या एनालोगस ऑर्गन्स या फिर जीवाश्म या सभी के सभी? तो कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महत्वपूर्ण स्रोत जो क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स भी होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स भी होते हैं और जीवाश्मी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एवीज जो होते हैं वो किससे विकसित हुए हैं? एवीज जो हैं वो किससे विकसित हुए हैं? उभयचर, एम्फीबियंस, ऑर्थोपोडा, स्तनधारी मैमल्स या सरीसृप रेप्टाइल्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। जो एवीज होते हैं ये सरीसृप रेप्टाइल से इनका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? हॉल्डन के द्वारा, स्टेनली मिलर के द्वारा, हैरोल्ड सी यूरे के द्वारा या लेमार्क के द्वारा? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? पृथ्वी पर जीवन का जो सिद्धांत है वो हॉल्डन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है जो कि स्टेनली एल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे के द्वारा किए गए प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हॉल्डन जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? साइटोकाइनिन या गबिरेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन? तो इनमें से कहाँ राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन जो होता है वो हार्मोन पौधों के फसलों को गिरने से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर इथिलीन जो होता है तो इथिलीन जो होता है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। इथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में भी किया जाता है। तो इथिलीन जो है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है।
उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। इथाइलिन, ऑक्सिन या दर्दनाक या साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा इथाइलिन, जो कि फलों के पकने के लिए यानी फलों के पकने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर इथाइलिन ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट यहाँ पर उपयोगी होता है, प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है। तो गिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन। तो आरएनए और प्रोटीन बनाने में जो साइटोकाइनिन होता है ये प्लांट हार्मोन काफ़ी उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। तो ट्रोमेटिक, ऑक्सिन या फ्लोरीगेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है जो फूलों के खिलने में मदद करता है दोस्तों, इसके लिए फ्लोरीगेंस हार्मोन जो होता है वो हार्मोन पत्तियों में बनता है और ये फूलों के खिलने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट को ठीक किया जा सकता है। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट को ठीक किया जा सकता है। तो या फ्लोरीगेंस, ट्रोमेटिक, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ट्रोमेटिक हार्मोन ये घायल कोशिकाओं में बनता है जिससे पौधे की चोट को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, लकड़ी के पौधों में कैबियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। लकड़ी के पौधों में कैबियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स या एथिलीन। तो यहाँ पर कैबियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए गिबरेलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। गिबरेलिन हार्मोन ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव परिजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। इनमें से कौन सा जीव परिजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। पेनिसिलियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीव है जो परिजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। तो ये जो होते हैं परिजीवी पोषण में जीव बिना किसी हत्या के किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। और परिजीवी पोषण जो होता है वो कवक, बैक्टीरिया और कुछ पौधे जैसे कुकुटा और कुछ जानवरों में जैसे प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया रोग के का भी कारण बनता है। तो ऑप्शन बी जो होगा प्लाज्मोडियम वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहले एंजाइम के बारे में बताइए। जो पाचन तंत्र में भोजन के साथ सबसे पहले मिश्रित होता है वो एंजाइम कौन सा होता है। पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है या एमाइलेज होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियाँ होती हैं लार युक्त एमाइलेज एंजाइम को निकालती हैं। यानी जो सबसे पहले ग्रंथियां वो मुंह में होती हैं एमाइलेज एंजाइम को ये निकालती हैं जो स्टार युक्त भोजन यानी स्टार्च युक्त भोजन के साथ ग्लूकोज में तोड़ देती है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में से ही शुरू होता है, इसीलिए एमाइलेज पहला एंजाइम होता है जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीव विज्ञान में निम्न में से किन कोशिकाओं की ऊर्जा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर एटीपी जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसे कोशिका की ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एटीपी जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, एक पौधे के तने में श्वसन रेस्पिरेशन और श्वास ब्रीदिंग किसके माध्यम से होता है। एक पौधे के तने में श्वसन रेस्पिरेशन
और श्वास ब्रीदिंग किसके माध्यम से होता है? लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, रूट हेयर या एयर ट्यूब। लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, रूट हेयर या एयर ट्यूब। तो किसके द्वारा श्वसन, पौधे के तने में श्वसन और श्वास किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ पर जो लेंटिसेल्स होते हैं इनके द्वारा गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधे या पेड़ों के तनों में लेंटिसेल्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो किस जीव में होता है? कबूतर में, छिपकली में, मछली में या शेर में? तो ये किस में होता है? छिपकली का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है, ये लिजर्ड्स की श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है उस रक्त वाहिनी का नाम बताएं जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है। उस रक्त वाहिनी का नाम बताएं जो रक्त को वापस दिल में ले जाती हैं। वो वेन्स कहलाती हैं, नसें, या फिर धमनी, आर्टरी, या कोशिकाएं, कैपिलरीज या प्लेटलेट्स कहलाती हैं। तो वो रक्त वाहिनी जो हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? जो रक्त को वापस दिल में ले जाती हैं वो कहलाती है धमनियाँ। धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरी, वो हृदय से शरीर के अंगों तक खून ले जाती हैं, और नसें जो हैं वो शरीर के अंगों से रक्त को दिल तक वापस ले जाती हैं। तो यहाँ पर पूछे गए आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो वेन्स होती हैं, नसें, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, जो कि रक्त को वापस दिल तक जो ले जाने वाली होती हैं वो वेन्स होती हैं, जबकि दिल से, हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली जो होती हैं उन्हें आर्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का संवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? पौधों में भोजन का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है, कैम्पेनियन सेल्स के माध्यम से होता है, या ट्रैकेट के माध्यम से होता है? तो पौधों में भोजन का जो संवहन है दोस्तों वो 2 ऊतक उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, संवहन में सहायता करते हैं। जाइलम जो होता है वो जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो भोजन का संवहन करता है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो भोजन का संवहन करेगा वो फ्लोएम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर से ना बहे? तो शरीर में घाव होने के कारण जो रक्त का थक्का बनता है वो किस कारण से बनता है? वाइट ब्लड सेल्स के कारण, रेड ब्लड सेल्स के कारण, या प्लेटलेट्स के कारण, या ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा के कारण? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा प्लेटलेट्स, जो शरीर में घाव या कटने के बाद खून बहना शुरू होता है लेकिन कुछ ही सेकंड में, मिनट में रक्त कोशिकाएं एक साथ सिकुड़ने लगती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे कि रक्त का बहना रुक जाता है। ये थक्के जो हैं ये प्लेटलेट्स होते हैं जो कि रक्त कोशिकाओं में होते हैं और इनके द्वारा ये रक्त का थक्का बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा प्लेटलेट्स यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है। जब प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को दिल का धड़कना कहते हैं, पल्स कहते हैं, रक्त का बहना कहते हैं, या टिकिंग कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही कहलाता है। यहाँ पर पल्स कहलाता है जब रक्त जो है धमनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्स से जाता है, यानी हाई प्रेशर के साथ जाता है, तो वेव और लहरों जैसा जो विस्तार होता है वो पल्स कहलाता है। और जब रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो लगभग एक व्यक्ति की जो पल्स दर होती है वो 70 से 72 प्रति मिनट होती है, यानी दिल के धड़कने का जो गति होती है वो 70 से 72 तक प्रति मिनट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में निम्न में से क्या शामिल होता है? तंत्रिका तंत्र में से निम्न में से क्या शामिल होता है? तो तंत्रिका तंत्र में दोस्तों यहाँ पर
मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और स्प्लीन, ये सभी के सभी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेरिबेलम, जो सेरिबेलम होता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन कर नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क का भी एक हिस्सा है, या सिर्फ बी और सी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी जो हैं वो एकदम सही हैं। जो सेरिबेलम है वो बड़े पैमाने पर इसमें चर्बी होती है जो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होती है, और सेरेब्रम से ये जुड़े होती है। ये लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन कर नियंत्रित करती है, और मस्तिष्क का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ये होता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? क्रैनियल नसें, स्पाइनल नसें, या थोरेसिक तंत्रिकाएं, या फिर सैक्रल नर्व्स या सैक्रल नसें जो हैं, ये निम्न में से कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जो मस्तिष्क से क्रैनियल तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं ये खोपड़ी से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र की इकाई मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, न्यूरॉन है, या नसें हैं? तो तंत्रिका तंत्र की जो बनाने वाली इकाइयाँ होती हैं वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होती हैं वो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल भी होता है, तो याद रखें शरीर का सबसे बड़ा सेल भी न्यूरॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे दोस्तों, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्य जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? मेडुला इन हिंड ब्रेन के द्वारा, मेडुला इन फोर ब्रेन के द्वारा, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, या मेडुला इन मिड ब्रेन के द्वारा? तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं दोस्तों अनैच्छिक कार्य? ये मेडुला इन हिंड ब्रेन के द्वारा हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? जो मस्तिष्क को शामिल करने वाली प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? स्टिमुलस, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, या रिफ्लेक्स आर्क? तो इन्हें क्या कहा जाता है? जो मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। वे सिर में उपस्थित अंगों में होते हैं क्योंकि ये अंग सीधे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है दोस्तों? तो मज्जा जो होती है, मज्जा मेडुला से रीढ़ की हड्डी निकलती है, और मेडुला जो होती है वो विभिन्न अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। तो मेडुला भी निगलने, खांसी, छींकने, लार और उल्टी के स्राव जैसे प्रतिबिंबों के लिए भी ये नियंत्रण का केंद्र होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। रीढ़ की हड्डी जो है वो मस्तिष्क के मेडुला यानी मज्जा से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ खास क्वेश्चन आपके साथ मैंने इस वीडियो में आज कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे साइंस के। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।